हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की पूरी जो बुक है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान स्टेट के होने वाले हैं, जैसे कि रीट, सेकंड ग्रेड टीचर, ओके, वीडियो, वनपाल, जेईएन, प्रयोगशाला सहायक, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के अंदर मैं ये कहूँगी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये वीडियो आपके लिए साबित होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों, ऐसा क्यों, चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, वाई, इसका पर्पस क्या है। तो जिस बुक को पढ़ने में आपको कई दिन कई महीने लग जाएं उसे आप एक दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये इसमें क्या होगा, आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। दूसरी बात, टाइम कम लगेगा तो आप लोग जो है बोरिंगनेस से भी बच पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात ये है कि अगर आप कम पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें पढ़ पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो भी थोड़ी बहुत डिटेल होगी जिसे आपको और पढ़ना चाहिए वो भी यहाँ पर कर पाएंगे, यानी कि आप डिटेल से अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओके, बुक में तो कई सारी थ्योरी लिखी होती है, आओ बच्चों ये वो, ठीक है, उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट है, वो आपको पढ़नी है, और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पर हम डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उठा करके देख लीजिए, यदि आपको नहीं मिले तो गारंटी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल हाई स्कोर करेंगे, आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी जो है नौकरी मिल जाएगी, आपका सपना पूरा, ड्रीम्स कम ट्रू। तो यहाँ पर हालांकि मैंने आपके 2 मिनट ले लिए हैं, लेकिन आपका जो विज़न है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यदि आप पढ़ रहे हैं तो मन लगाकर पढ़िएगा, यदि आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। हमेशा अपनी जो कोई भी चीज़ आप करें बिल्कुल आपका 100% दे करके ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे एक निवेदन की वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें कमियां थी, वो ज़रूर बताएं। अच्छा ही बताएं ना बताएं, कमियां मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के वेलफेयर में हम आगे से आगे वीडियो अच्छी से अच्छी बनाते रहें। तो सबसे पहले वाला टॉपिक रहेगा 18वीं सदी का राजस्थान। हुआ क्या था 18वीं शताब्दी में? देखिए, उस समय जो मराठा शक्ति थी उसको सबसे पहले यहाँ पर शिवाजी ने संगठित किया था। किसने किया था? शिवाजी ने। और उसके बाद क्या हुआ था, उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो मराठा शक्ति ने कहाँ पर? उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई थी। तो उन्होंने अपना जो विस्तार है साम्राज्य का वो कहाँ पर किया? मालवा और गुजरात साइड में करने लगे, यानी कि वहाँ पर वो लोग क्या करते थे? आक्रमण करते थे। और ऐसे में हम राजस्थानियों के लिए क्या हो गया? एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि ये जो है आक्रमण हमारे ऊपर भी हो सकने थे। तो चलिए इन्हीं सभी बातों को हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन जो हुआ था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ था। 17 जुलाई 1734 में हुआ था। 1734 में ये सम्मेलन, ये जो हुरडा सम्मेलन है वो हुआ था। अब इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अब जैसा कि हमने देखा है कि आक्रमणों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, तो ऐसे में यहाँ पे जो राजपूत जनजाति के लोग थे वो लोग थोड़े चिंता में थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इन सभी की सेनाओं को एकजुट करना इनका उद्देश्य था। इस हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो यही था कि सभी सेनाएं एकजुट हो जाएं और उनकी भूमि पर यदि कोई विदेशी आक्रमण करते हैं तो उन आक्रमणों को देखना, चेक करना और उनके खिलाफ जो है रणनीति बनाना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये था हुरडा सम्मेलन। कब हुआ था? 1734 में हुआ था। तो कई प्रमुख जो शासक हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो चलिए ये देखते हैं कि यहाँ पर किन किन शासकों ने जो है भाग लिया था। सबसे पहले महाराणा जगत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, और जो महाराणा जगत सिंह थे वो कहाँ के थे? मेवाड़ के। उसके बाद जोधपुर के अभय सिंह। देखिए हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने हुरडा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, कौन से शासक ने नहीं लिया था। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आपको पता रहेगा कि किस किस ने भाग लिया था तो आप फटाफट से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है बूंदी के दुलाल सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह,
और नागौर से बखत सिंह। अब इनको याद नहीं करना है आपको, सिर्फ 2-3 बार एक बार पढ़ना है जल्दी से, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल पक्का याद आ जाएगा। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, जयपुर से सवाई जय सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, बूंदी से दुलाल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, नागौर से बखत सिंह, ये जो लोग हैं इन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? जैसा कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी ने किया था। उस समय मराठों का जो अधिकार है, जो साम्राज्य है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लगभग भारत के बहुत सारे जगह पर इन्होंने भाग जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपना जो साम्राज्य है काफ़ी विस्तार इन्होंने कर लिया था, मतलब काफ़ी वर्चस्व था उस समय। और जो प्रसिद्ध शाही राजवंश है भारत के, उनमें से ये एक था मराठा शक्ति। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? राजस्थान के राज्यों में, ठीक है, सबसे पहले कौन से राज्य ने जो है अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी? और वो भी इसमें डेट भी बता रखी है 1803 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो होगा वो है भरतपुर। भरतपुर ने सबसे पहले संधि की थी, किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ। और आपको ये भी पता होना चाहिए, न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उन सब में सबसे पहले जो है भरतपुर ही ऐसा राज्य था जिसने क्या की थी? संधि की थी। और उस समय भरतपुर के जो महाराजा थे वो रणजीत सिंह थे। और उसके बाद क्या हुआ? संधियों का सिलसिला आम होने लगा। फिर अलवर, भरतपुर तो खैर हो ही चुका था। अलवर के बाद जयपुर आ गया था, जयपुर के बाद धौलपुर, इन्होंने भी जो है इसके साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो है संधि कर ली थी। तो जब भी आप किसी घटना के बारे में पढ़ें तो फर्स्ट और लास्ट हमेशा क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसके बारे में ज़रूर जान के चलें। तो सबसे फर्स्ट में जो संधि की थी वो भरतपुर ने की थी। उस समय वहाँ के महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह थे। क्वेश्चन है, अहदनामा क्या है? देखिए, अहदनामा वही है जो आप लोग बनाते हैं, जैसे कि शपथ पत्र होता है या प्रतिज्ञा पत्र कह लीजिए, इस प्रकार की, या फिर इकरारनामा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इकरारनामा। कई बार लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो शपथ पत्र, इकरारनामा आदि बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। तो वही ये अहदनामा है। और इसके अंदर क्या होता है? सत्यापित करना होता है कि मैं ये प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, ऐसा हम करते हैं, ये वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्टोरी जो इसके अंदर होती है, दैट इज़ अहदनामा। और ये किस में होता है? ये कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? दैट इज़ अरबी फारसी। क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो दूसरे शासक होते थे जहाँ पर मराठों का अधिकार नहीं होता था, या जिस रास्ते से इन्हें मराठों को गुजरना होता था, ठीक है, वो जो शासक होते थे उनसे वो लेते थे एक कर जिसका नाम था चौथ। ठीक है, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, चौथ का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 1/4 कर जो है इनके द्वारा लिया जाता था। और 1/4 किसका? जितना भी राजस्व वहाँ पर्टिकुलर प्लेस से प्राप्त होता था उसका 1/4, जितना भी राजस्व प्राप्ति होती थी उसका 1/4 जो है वो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा जो है ये लिया जाता था। फिर यहाँ पर इसमें है सुरक्षा कर कौन सा है? देखिए, सुरक्षा कर का ये मतलब है कि मराठों की दृष्टि से ये जो ये कर लेते थे चौथ, तो वो उन्हें ये कहते थे कि यदि आप हमें ये कर देते हैं तो इससे हम क्या करेंगे कि आपके प्रांत में यदि कोई उपद्रव करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो हम वहाँ पर जो है आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए इसे जो मराठे हैं उसे सुरक्षा कर बोलते थे। और यहाँ पर जो अन्य शासक की बात हो रही है वो कौन होते थे? या तो जनरली हिंदू होते थे या फिर मुसलमान होते थे। चलिए, जिस बात का डर था वो बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? तो याद रखिएगा, मराठों ने प्रवेश किया था मेवाड़ में, जहाँ पर हर किसी की आंख हुआ करती थी। ठीक है, मेवाड़ में जो है मराठों ने सबसे पहले प्रवेश किया था। और ये आपको ध्यान रखना है, 1711 ईस्वी में किया था। अब जब मराठों ने प्रवेश किया है तो सीधी सी बात है, आक्रमण तो वो करेंगे ही। ठीक है, आक्रमण हुए और इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? अच्छा, हुरडा सम्मेलन जो जिला है वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में ही है। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ा था। तो इसमें आप 17 तारीख भी याद रख सकते हैं, 17 जुलाई 1734 में क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सो आई होप अब तक तो आपको ये सन भी याद हो गया होगा।
क्वेश्चन है हुरडा सम्मेलन में किन शासकों ने भाग लिया। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देख लें। प्रश्न है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह किसके साथ हुआ। सबसे पहले ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय कौन है। जैसा कि नाम उदयपुर है तो आपको पता होगा ये मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। इसके अलावा इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था, जय सिंह था। इनके एक पुत्र था, उसका नाम था संग्राम सिंह। जो संग्राम सिंह थे वो इनके पुत्र थे और इनकी पुत्री का नाम क्या था, चंद्र कुंवर बाई। और पूछा गया है कि इनका विवाह किसके साथ में हुआ था। तो याद रखें जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ में। किसके साथ में, सवाई जयसिंह के साथ में जो है इनका विवाह हुआ था, इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। सवाई जयसिंह चंद्र कुंवर बाई का विवाह। इनके द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध महल है जिसका नाम है बाड़ी महल, और पूर्व में इसे क्या कहा जाता था, शिव प्रसन्न अमर विलास। तो अभी बाड़ी महल के नाम से ये प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब बंद कर दिया था। तो 1728 में खिराज कर देना बंद कर दिया था। खिराज कर क्या होता था, बड़े राज्यों द्वारा छोटे राज्यों से लिया जाने वाला जो कर होता था। सामान्यतया होता क्या था, जो बड़े राजा थे वो अपने अधीनस्थ जितने भी राज्य होते थे, छोटे राज्य जो मांडलिक होते थे, उनसे ये कर लेते थे। और जनरली एक चीज़ और ये भी है कि इसमें गैर मुस्लिमों से ये कर लिया जाता था। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया था। तो ये शुरू हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। यदि एग्जैक्ट आपको बताना हो तो आप 1818 पर टिक करेंगे। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए। ये जो सिरोही है वो अंतिम रियासत थी। इसने कब साइन किए थे, 1823 में। और यहाँ के शासक कौन थे उस समय जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे संधि पर, वो थे महाराजा शिव सिंह। तो ये सब कौन सी नीति के तहत हो रहा था, लॉर्ड हेस्टिंग्स की सुरक्षित घेरे की नीति। इस नीति के तहत सबसे प्रथम रियासत कौन थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, करौली थी, ठीक है। करौली के जो शासक थे हरबख्श पाल सिंह, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले 1817 में संधि पर साइन किए थे। और इससे पहले क्या था, लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधियाँ हुई थी। कहाँ कहाँ पर हुई थी, भरतपुर में, और दूसरी हुई थी अलवर में, ठीक है। भरतपुर और अलवर में लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधियाँ हुई थी और इस पर महाराणा रणजीत सिंह भरतपुर से उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और अलवर के लिए बख्तावर सिंह द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। और ये कब की बात है, 1803 की। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो है कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, तो वो है भरतपुर। क्वेश्चन है किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। देखिए आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं यदि आपका दिमाग की जो बत्ती है वो ऑन रहती है, ठीक है। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या पढ़ा था कि जो सिरोही है वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने 1823 में संधि की थी अंग्रेजों के साथ, और ये बात कर रहे हैं 1818 तक की। यानी कि जो सिरोही है वो कहीं ना कहीं इससे क्या रहा था, बाहर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसने लास्ट में जाकर के 1823 में संधि की थी। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य ने, तो सिरोही ने जो है इसको छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। क्वेश्चन है सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1743 ईस्वी में। देखिए ये भी आप ही की तरह पढ़ाई में बहुत अव्वल रहते थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और स्पेशली साइंस और मैथ्स में इनकी गहन रुचि थी। यानी कि ये क्या करते थे, खगोल विज्ञान और गणित, वास्तुकला इत्यादि जो चीज़ें थी उन्हें बहुत पढ़ाई करते थे, उनका अध्ययन करते थे और इस विषय में इनका कई लोगों ने इनका सम्मान भी किया है। और इन्होंने भी विषय विशेषज्ञों को अपने जो स्थान है, सवाई जयसिंह कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के राजा हैं, जयपुर आमेर, वहाँ पर बुलाया और उन्होंने भी कई को सम्मानित किया। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको ये करेक्ट रहे कि जो जयपुर में जंतर मंतर है, क्या है, जयपुर में जो जंतर मंतर है जो कि एक तरह की खगोलीय वेधशाला है, उसका निर्माण इन्हीं के समय हुआ था, सवाई जयसिंह। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो जंतर मंतर के बारे में भी कई बार पूछा हुआ है, तो सवाई जयसिंह को याद रखें। पेशवा बाजीराव ने
कौन थे? मराठा थे। राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा था? ठीक है, पेशवा बाजीराव ने। जरूरत क्यों पड़ गई थी? देखिए, ऐसा इसलिए किया पेशवा बाजीराव ने क्योंकि उस समय जो आमेर के महाराजा थे सवाई जय सिंह, उनकी उदासीनता और निर्णय की अस्पष्टता के कारण मराठों का जो वर्चस्व है, प्रभुत्व है, वो हमारे राजस्थानी शासकों पर बढ़ा था। ऐसे में जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने क्या किया? राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए, क्या करने के लिए? राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए इनकी जो माता है राधाबाई, किसको? इनकी माता राधाबाई को राजस्थान तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। ठीक है, 1735 में भेजा था। तो किसको भेजा था? राधाबाई को भेजा था। कौन थी वो? इनकी माता जी थी। और क्या पर्पस बना के भेजा, किस बहाने से भेजा था? कि आप राजस्थान में तीर्थ यात्रा करके आइए। लेकिन उनका मूल मकसद क्या था? राजस्थान नीति का आकलन करना। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो पहले के शासक थे, हिस्ट्री जो थी, जो लोग थे, इतिहास के जितने भी विद्वान हुए हैं हमारे राजस्थान में, भारत में, वो सभी के सभी लोग बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल हुआ करते थे। 8th क्लास के अगला चैप्टर कह दीजिए, अगला टॉपिक कह दीजिए, दैट इज 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे तो 4 स्टार कम से कम भी। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिंपल है और आपको हर जगह पढ़ने को मिलता है और ये परीक्षा में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ये नसीराबाद से हुआ था। तो ये जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, क्रांति की बात हो रही है, इसे बिल्कुल आप लोग घोट के पी जाना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नसीराबाद। डेट भी याद कर लेना आप लोग, 28 मई और 1857 तो याद ही है। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो जब खुशहाल सिंह की बात होती है तो आउवा आपको याद आ जाना चाहिए, खुशहाल सिंह आउवा। तो ये जो आउवा है, आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा। ये कौन से जिले में आता है? राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील का नाम है मारवाड़ जंक्शन। ठीक है, जिला कौन सा है? पाली। तो आउवा एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था मेरठ से। मेरठ। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में कि जैसे कि आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी सैनिक छावनी जो थी वो क्रांति के समय नहीं थी। ठीक है, तो पाँच में से 4 जो थी वो तो सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में, और एक जो नेक्स्ट जो थी एक ऑप्शन में वो नहीं थी, तो वो उसका आंसर देना था। इस प्रकार से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रटा हुआ होना चाहिए कि कितनी थी, वो तो थी 6, और कौन कौन सी थी देखते हैं। सबसे पहली है नसीराबाद, दूसरी है नीमच, तीसरी है देवली, चौथी ब्यावर, 5वीं है एरिनपुरा और 6ठी है खेरवाड़ा। इनमें से 2 छावनियाँ ऐसी है जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, वो है ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा इन्होंने क्या किया था? क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा इन्होंने जो है क्रांति में भाग लिया था। तो ये 6 की 6 सैनिक छावनी आपको रटी भी होनी चाहिए। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। वर्तमान में नसीराबाद कौन से जिले में है? तो अजमेर। नीमच जो है स्वयं ही एक जिला है और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? अब एमपी में। और जो देवली है वो किस में आता है? टोंक जिले में। टोंक। अगेन ये अजमेर जिले में आता है। ब्यावर। एरिनपुरा आता है सिरोही जिले में और ये है उदयपुर में। तो उदयपुर के खेरवाड़ा, सिरोही के एरिनपुरा, अजमेर के 2 जगह हैं, नसीराबाद और ब्यावर, और एमपी से नीमच और टोंक से देवली। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? पढ़ ही चुके हैं हम लोग। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था?
3 जून को। कब हुआ था? 3 जून। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा, एरिनपुरा में 21 अगस्त को। कब हुआ था? 21 अगस्त को क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कोटा में 1857 की जो क्रांति का प्रारंभ है वो कब हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आए ही हैं कैसे ना कैसे करके, लेकिन हाल ही के जो एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान के, कि कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने किया था। कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? देखिए लोगों की हिम्मत कितनी उस समय हो रखी थी, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्टन। इनका सिर काट दिया और उसके बाद में पूरे शहर में अलग घुमाया था, कैप्टन बर्टन का। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया? वो थे महाराव राम सिंह द्वितीय, ठीक है। रामगंज मंडी भी है कोटा की, किस लिए फेमस है वो? धनिये के लिए, धनिया। थोड़ा सा रिलेट कर सको इसलिए बताया है यहाँ पे, ठीक है, राम सिंह। फिर पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय। वेरी इंपॉर्टेंट। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था चेलावास का युद्ध। यहाँ पर हम चाहते तो कुछ ऑप्शन भी लेकर के आ जाते थे, लेकिन बेफालतू आपका समय वेस्ट हो ऐसा पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट वही पढ़े जो अपना आंसर है, उसी के ऊपर फोकस किया जाए। तो याद रहे चेलावास का युद्ध। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मेवाड़ देखो सबसे पुराना एक जगह है, सबसे पुराना राजवंश जो है वहाँ पे चलते आ रहे हैं, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया है? मोक मेसन। सॉरी, आई थिंक वो मारवाड़ के थे मोक मेसन। जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे मेजर शोवर्स। मेजर शोवर्स थे, ठीक है, याद रखिएगा। और मिस्टेक्स जो है वो जनरली याद रहती है। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर शोवर्स। 1857 की क्रांति के समय, बिल्कुल हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग जगह का कौन पॉलिटिकल एजेंट जो है वो थे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए, मेवाड़ हो गया, जयपुर, जयपुर का देख लीजिए, ये थे कर्नल ईडन। कर्नल ईडन। इसी प्रकार से मारवाड़ का भी देख लेते हैं। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, और जो कि हमने देख ही लिया था पहले, ठीक है, गलती से मेवाड़ का बता दिया था आपको, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ पर। तो ये जो मारवाड़ के थे पॉलिटिकल एजेंट वो थे मोक मैसन, ठीक है। ये कन्फ्यूजन यहाँ हो जाए तो कोई बात नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मोक मैसन। मेवाड़ के मेजर शोवर्स और जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। देखिए हुआ क्या था, बहुत से लोग जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हो गए, शहीदों का जो बलिदान है वो दिया गया। तो ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट में हुआ क्या था, 1947 में अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ करके चले गए। यानी कि अब जो है बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? देशी रियासतों के हाथों में आ गई थी, और उनको अधिकार था कि वो अपना जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता, जो राज्य है वो अलग अलग टुकड़ों में फिर से बढ़ जाता, जो भारत है वो अपना अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता। तो ऐसा ना हो इसके लिए उस समय लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया, इन रियासतों को एकीकृत करने का प्रयास किया। तो फिर उस समय क्या हुआ, 1947 में एक रियासती सचिवालय, क्या बोलते हैं इसको, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई।
और उसमें जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सरदार पटेल जी ही करेंगे। तो इनकी अध्यक्षता हुई और क्या शुरू हुआ? रियासतों, जो जितनी भी रियासतें थी उनको एक संयुक्त राज्य के रूप में संगठित कर सकें, ये इनका कार्य रहा। तो चलिए पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जल्दी से, इंपॉर्टेंट चीज़ें। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा इसका अजमेर और मेरवाड़ा। संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? तो इसके जो राज्य प्रमुख थे संयुक्त राजस्थान के, ये याद रहे, भूपाल सिंह। देखिए इस टॉपिक के अंत में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, सब कुछ एक साथ एक बार बता दिया जाएगा आपको कि इस तरीके से ये राज्य प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे, जो भी थे सब हम एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान के जो राज्य प्रमुख थे वो कौन थे? भूपाल सिंह। क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? ये किया गया 18 अप्रैल 1948 को, 48 को, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ? तो ये कौन सा संघ था? दैट इज मत्स्य संघ। ABCD। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, याद रखने के लिए हम C ले रहे हैं, करौली, ठीक है। और D से क्या हो जाएगा? धौलपुर। तो आपको याद रहेगा मत्स्य संघ में ABCD याद रखना है, ठीक है। पूछ रहा है मत्स्य संघ की राजधानी, देखिए ABCD। ए से क्या था? अलवर, और ठीक है, इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो लग रहा है वो अलवर ही है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अलवर। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक है, आपको याद होनी चाहिए। तो रियासतें थी 19, ठीक है, 19 देशी रियासतें थी। इसके अलावा कितने ठिकाने थे वो भी याद रखिएगा। इसमें थे 3 ठिकाने, और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? दैट इज लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, बिल्कुल आपको पक्के याद होने चाहिए ये सभी बातें। अगला है एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नरी, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इसे बोला जाता था। तो ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था ये कौन सा था? याद रहे, अजमेर मेरवाड़ा। पूछे हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिए कंडीशन क्या थी उस समय? भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत को वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है। एक्चुअली स्वतंत्र भारत की वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय कितनी हो, ठीक है। एक शर्त रखी गई थी कि वो लोग ही स्वतंत्र रह सकते हैं, बाकी सबका क्या कर दिया जाएगा? विलय कर दिया जाएगा। तो इसमें जो शर्त थी उसके अनुसार उनकी जो आय है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ रुपए वार्षिक, 1 करोड़ रुपए पर एनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जो वृहद राजस्थान है इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। देखिए जो वृहद राजस्थान है, पहली बात तो वो एकीकरण का चतुर्थ चरण था। कौन सा था? चतुर्थ चरण। फिर ये कब हुआ था? इसकी स्थापना 30 मार्च को हुई थी, 30 मार्च 1949। इसीलिए जो है 30 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राजधानी रखी गई थी, जो कैपिटल थी, वो क्या थी? जयपुर। क्या थी वो? जयपुर। नेक्स्ट चीज़ ये कि यहाँ पर कौन कौन थे संयुक्त राजस्थान में? जो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जो बीकानेर रियासत थी, इन सबको भी एड ऑन कर दिया था और कुल मिलाकर के क्या बना दिया था? ये वृहद राजस्थान। तो इससे मतलब क्या हो गया था? यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ रियासतें भी इसके अंदर शामिल हो गई थी। मेवाड़ जो कि नहीं मान रहा था, अपना अलग से अस्तित्व रखना चाह रहा था, ठीक है, वो भी इसमें फाइनली शामिल हो गया। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो है 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है वो घोषित कर दिया गया। कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया? तो ये कितने चरण थे? सभी को पता होना चाहिए। ये चरण थे 7। कितने चरण थे? 7 चरण। चलिए अब वो टाइम आ गया है जब हम फटाफट से एक इम्पोर्टेंट, एक नज़र में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, द्वितीय था पूर्व राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राजस्थान,
चौथा है वृहद राजस्थान, पांचवा है संयुक्त वृहद या फिर वृहत्तर राजस्थान भी इसे बोला जाता है। छठे का नाम पड़ा राजस्थान संघ, और अंतिम चरण सातवां चरण था राजस्थान, जो कि वर्तमान में है। अब यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक क्या है आपकी, दैट इज UBBM। ये सभी कौन थे, राज प्रमुख। ये किसकी ट्रिक है, राज प्रमुख की ट्रिक है, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा, उदयभान। बी से क्या हो जाएगा, भीम सिंह। इस बी से क्या हो जाएगा, भूपाल सिंह। और एम से क्या हो जाएगा, मान सिंह, ठीक है। ये सभी राज प्रमुख रहे हैं इन सारे चरणों के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं प्रधानमंत्री की। किसके लिए देखेंगे, प्रधानमंत्री के लिए। तो इसके लिए ट्रिक है SGMH। ओके, एस से क्या हो जाएगा, शोभाराम कुमावत। जी से क्या हो जाएगा, गोकुल लाल असावा। एम से हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। और एच से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको याद रहेंगे ये। UBBM लेना है आपको। देखिए फर्स्ट में U, फिर सेकंड में B, फिर थर्ड में B, फिर M, फिर दोनों में MM ही रहेगा। फिर राज्यपाल पद यहाँ पे सृजित हो जाता है किसकी जगह पे, राज्य प्रमुख की जगह पे। ओके, सो यहाँ पर U से क्या हो जाएगा, उदयभान, ठीक है। उदयभान जी थे। उसके बाद में उदयभान सिंह जी के बाद में आता है B से भीम सिंह जी। ओके, नेक्स्ट बी से आप मान के चलेंगे इसमें भूपाल सिंह जी। ओके, एम से क्या आ जाएंगे फिर मान सिंह जी। और ये फिर सेम है ना। फिर राज्यपाल में आ जाते हैं गुरुमुख निहाल सिंह जी आ जाएंगे। फिर हम प्रधानमंत्री पे चलते हैं इसी प्रकार से। ओके, तो S4 क्या हो जाएंगे, शोभा राम कुमावत जी। सिर्फ शोभा भी याद रहे तो आप एग्जाम में आराम से कर जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ याद आना चाहिए। तो S4 शोभाराम कुमावत जी आ जाएंगे। जी से कौन आ जाएंगे, गोकुल लाल असावा आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, गोकुल लाल जी असावा। एम से कौन आ जाएंगे, माणिक्य लाल वर्मा। कौन आ जाएंगे, माणिक्य लाल वर्मा जी। और एच से कौन आ जाएंगे, हीरालाल जी शास्त्री, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जो है वो एच से। फिर ये यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री की जगह पे पांचवें चरण में मुख्यमंत्री का पद सृजित हो जाता है, ठीक है। और अब आपको पता है राज्यों में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये पांचवें चरण से ही अप्लाई हो गया था। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो यही बने थे, हीरालाल शास्त्री जी बने थे, ठीक है। सेम टू सेम छठे में भी यही बने थे। लेकिन सातवें चरण में आते आते मोहनलाल सुखाड़िया जी जो थे वो CM बन चुके थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद जो है वो सातवें में सृजित हो चुके थे। तो आपको UBBM से ये याद रह जाएगा, ठीक है, UBBM। और SGMH से ये याद रखना है आपको, SGMH जो कि प्रधानमंत्री थे। S से शोभाराम जी, ठीक है। G से गोकुल जी, M से माणिक्य जी, H से हीरा जी। अब देखिए रही बात इसकी डेट्स की, डेट भी आपको याद बिल्कुल रखनी पड़ेगी। मत्स्य संघ की जो डेट है वो 18 मार्च आपको याद रखनी है, ठीक है। 18 मार्च के 7 दिन बाद ही, कितने दिन बाद ही, 7 दिन बाद ही दूसरा जो चरण है वो होता है, यानी कि 25 मार्च। तो आपको ऐसे याद रखना है, 18 में 7 जोड़े तो 25 मार्च। और सभी बात कब की हो रही है, 1948 की। 1948 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही है। तो 7 दिन बाद हुआ था। उसके लगभग अगले ही महीने मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल में कौन आ गया था, जो है तृतीय चरण आ गया था। तृतीय चरण में डेट वही सेम रहेगी जो पहले चरण में थी, दैट इज 18 अप्रैल, ठीक है। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद रखना। अप्रैल के बाद में फिर अगेन जो मंथ आएगा वो तो मार्च ही आएगा, वो तो क्या आएगा, मार्च ही आएगा। लेकिन इसमें इस बार ईयर चेंज हो जाएगा, मार्च 1949 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1948 की जगह 1949 में चौथा चरण होता है, ठीक है। और मार्च कितने, 30 मार्च आपको याद ही रहेगा। वृहद राजस्थान चौथा चरण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग सभी रियासतें शामिल हो जाती हैं, विलय हो जाता है उनका, किसमें, भारत में, ठीक है। और इस प्रकार से 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का जो है वो संगठन हो चुका था। ये जो चरण है वो कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर एम से कौन होता है, मान सिंह जी, वो क्या बनते हैं, राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, हीरालाल शास्त्री। तो इस तरीके से ये चौथा चरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में रहे 5, 6 और 7वें चरण। 5वें चरण के लिए आपको याद रखना है 15 मई,
क्या याद रखना है? 15 मई 1949। फिर जो छठा चरण होता है उसकी डेट भी आपको इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि जो राजस्थान संघ जब बना था उस समय जो डेट थी वो क्या थी? 26 जनवरी 1950। ठीक है, राजस्थान संघ छठा चरण 26 जनवरी 1950 याद रह जाएगा, छठे चरण से 26 जनवरी। ठीक है, और उसके बाद में ये जो राजस्थान जब बना था वो तो सबको वैसे ही याद होगा। सातवां चरण जो है राजस्थान बना था, कब बना था? 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956। तो इस समय क्या हो गया था? एकीकरण जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो यदि आप गलती से भूल भी जाते हैं कि कौन से चरण में कौन से राष्ट्र प्रमुख बने थे, कौन से प्रधानमंत्री बने थे, तो ये जो UBBM है और SGMH ये थोड़ी आपकी हेल्प कर देगा। और यहाँ से 18 मार्च 1948 आप याद रखिएगा, उसके 7 दिन बाद अगला चरण याद रखिएगा, उसके अगले महीने यानी कि अप्रैल में ये याद रखिएगा और सेम डेट 18 हो जाएगी। ठीक है, फिर अप्रैल से फिर वापस क्या आ जाता है? मार्च आ जाता है, और चौथा चरण आपको याद रही जाएगा 30 मार्च से। इस तरीके से रिलेट करते हुए एक बार आप इसे पढ़ लें और याद करें। क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ की जो राजधानी है वो कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी कोटा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में।